न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार बच्चों, मैं विकास सर बूस्टर क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आपके समृद्ध आपके सामने धातु अधातु जो कि क्लास 10th के केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसके मात्र 10 क्वेश्चन लाया हूं बच्चों। ये 10 क्वेश्चन कहने का है, लेकिन आप पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा लगभग धातु अधातु का रिवीजन हो गया। तो चलिए सामान्य गवाते हुए बच्चों हम देखते हैं कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं, और हाँ, आप लोग भी देखिएगा कितना आप लोग सही जानते हैं। तो फर्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लोगों का है पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। कहता है दोस्तों, धातुओं के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। धातुओं की संयोजी कक्षा यानी कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें लगता है कि मेरे ख्याल से कि सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं। तो धातुओं के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है बच्चों, वो या तो 1, 2 या तो 3 हो सकती है। धातु अगर जो है तो उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन का आपका आंसर सही पता लगा होगा। लेकिन बाकी सब की बात करते हैं, बाकी बी और सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, तो ध्यान देखिए बच्चों। बी में बोला है 4-5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई उपधातु है, क्या है बाबू, उपधातु अगर जो है तो उसके बाह्यतम कक्षा में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उपधातु रहेंगे तो 4 या 5 इलेक्ट्रॉन। अगर आपका आधातु है, क्या है बच्चों, आधातु है, तो उसके बाह्यतम कक्षा में 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, जो कि लोग सोचेंगे बिल्कुल सही है। उपधातु पूछता तो 4, 5, आधातु पूछेगा तो 6, 7, 8। एकदम क्रम से याद रखिए, 1, 2, 3 धातु हो जाएगा, 4, 5 रहेगा, उपधातु हो जाएगा, 6, 7, 8 रहेगा, तो आधातु हो जाएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया, आधातुओं के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो आधातु वाला प्रश्न है, गौर से देखिए बच्चों। आधातु वाला प्रश्न तो अभी हमने क्या बोला, 6, 7, 8। लेकिन यहाँ पे एक पेंच है, छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको 2 आधातु ध्यान रखना है बच्चों, एक है हाइड्रोजन और उसी का है दूसरा हीलियम। एक है हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में ना तो 6 होता है, ना तो 7 होता है, ना तो 8 होता है, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ये आधातु है। हीलियम की बात करें बच्चों तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ये आधातु है। तो आधातु में बहुत सारे अपवाद देखने को मिलेंगे बच्चों। ऐसे याद रखिएगा, आधातु के संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो 6 या 7 या फिर 8। लेकिन किनके किनके 6, 7, 8 नहीं होते हैं, तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 देखिए दोस्तों। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, ध्यान देंगे। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शंस की बात करें, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, धातुओं की प्रकृति जो होती है विद्युत धनात्मक की होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि धातुएं जो होते हैं अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को, किसके इलेक्ट्रॉन को बच्चों, संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे को दे सकते हैं। और देने के बाद जो उनपे आवेश आता है वो आता है प्लस का आवेश। क्या आता है बच्चों, प्लस का आवेश। अगर कोई धातु अपना बाह्यतम कक्षा यानी संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को किसी को दूसरे को दे रहा है, तो उस पर जो आवेश आएगा वो धन आवेश आएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, विद्युत धनात्मक। डायरेक्ट पॉइंट याद रखे बच्चों, धातुएं जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं। धातुएं क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, जबकि अधातुएं जो होंगे विद्युत ऋणात्मक होगा। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट, 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं, तो कौन सा धातु जो है, कौन सा धातु ऐसा है जिसकी विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा है। तो याद रखिए बच्चों, सीजियम। क्या बोले बच्चों, सीजियम धातु ऐसा है जो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। सीजियम का संकेत होता है बच्चों CH। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, सीजियम है, जिसका संकेत CH होता है। आप लोग भली बातें याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आधातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो बहुत ही सिंपल है, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक, आधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मक तो होता है, लेकिन इसका मतलब समझिएगा। आधातुएं जो होते हैं उनके संयोजी कक्षा में यानी संयोजी सेल में 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य बाकी जो धातुएं हैं 6 7 जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए किसी धातु से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और जैसे ही अधातु जो है किसी धातु से इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों, तो इस पर ऋण आवेश आ जाता है। कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। और जैसे ही ऋण आवेश आ गया तो उसको बोलते हैं क्या? विद्युत ऋणात्मक। लेकिन यहाँ भी 2 पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि साइंस है तो साइंस में अपवाद का भरा पड़ा है। एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है बच्चों। कौन सा है? एकमात्र अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा अधातु है जिस पर विद्युत ऋणात्मक ना होकर के विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति होती है। हाइड्रोजन है अधातु तो होना चाहिए था विद्युत ऋणात्मक, लेकिन होता है बच्चों विद्युत धनात्मक। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस में चीजें होती है। और आप याद रखिएगा कि अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है, तो किस अधातु का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो फ्लोरीन याद रखिएगा बच्चों। फ्लोरीन का जो होता है विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन का संकेत F है, परमाणु संख्या 9 होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व बोलेगा तो सीजीएम, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व बच्चों सीजीएम, और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखिएगा। देखिए बच्चों, ये सब भी बस चीजें याद रखना जरूरी होता है कि कौन क्या चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? धातुओं के किस गुण के कारण उसके चादरें बनाई जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। धातुओं के किस गुण के कारण उसके चादरें बनाई जाती है? आघात वर्धनीयता गुण, तन्यता गुण, तन्यता यहाँ पे लिखा हुआ है, तन्यता, तन्यता गुण के कारण एवं बिंदु। देखिए धातुओं के किस गुण के कारण उसकी चादरें बनाई जाती है? ध्यान देंगे, चादरें बनाई जाती है या आकृति बदली जाती है। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन से परिचित होंगे, तो उसको बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। तो आघात वर्धनता गुण है। आघात वर्धनता मत में ही है आघात। आघात का मतलब होता है मारना पीटना, मालूम होगा। मार पीट करके आप धातुओं के उसकी आकृति बदल सकते हैं। जैसे कि एक लोहार क्या करता है, लोहार के यहाँ जाइएगा छड़ वगैरह लेकर के, तो उसको आग में लाल तप्त करके आप उसको हसुआ बदरा जो भी बोलिएगा वो बना देगा। काटने छिलने के लिए चाकू छुरी कुछ भी बना सकता है। वहीं सोनार के पास जाइएगा, कुछ भी सोने का सामान लेकर के कुछ भी, तो उसको जैसे बोलिएगा वैसे पिघला करके उसकी आकृति ढाल सकता है। तो इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनता। हथौड़े से पीट पीट करके चादरें बनाई जा सकती है, पतली पतली परतें बनाई जा सकती है। आगे समझिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है बच्चों? सर्वाधिक आघात वर्ध धातु आपका जो है सोना है। सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन है बच्चों? सोना। संकेत याद रखिएगा, सोना का संकेत Au होता है, परमाणु संख्या 79 होता है बच्चों। सोना का संकेत Au, परमाणु संख्या 79। सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है बच्चों? सोना। देखिए सोना इतना आघात वर्ध है कि इसको हथौड़े से पीट पीट करके कागज जो होता है उससे भी पतला किया जा सकता है। बहुत आघात वर्ध होता है, इसको बहुत पतला किया जा सकता है। इसीलिए तो देखते होंगे पतला होने की वजह से ही सोने का लॉकेट वॉकेट बहुत पतला बनाया जाता है, ताकि सस्ते सस्ते में भी, हालांकि सोना तो भी बहुत महंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है? सोना है। अच्छा, इसमें अगर जो सेकेंड ऑप्शन की बात करें तन्यता, तो तन्यता मतलब क्या होता है? तन्यता वह गुण है जिसके कारण आप धातुओं को खींच करके लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। तो उसमें भी क्वेश्चन आता है सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना ही है सर्वाधिक तन्य धातु। सर्वाधिक आघात वर्ध धातु भी सोना, सर्वाधिक तन्य धातु भी आपका सोना ही हो गया बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको पूछ दे, 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से कितनी लंबी तारें बनाई जा सकती है? तो बोलिएगा बच्चों 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 1 ग्राम सोना सोच के देखिए कितना कम मात्रा होगा, उसको भी हम खींच खींच करके 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे चीजें जो है हमें साइंस में पढ़ने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऊष्मा और विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु कौन है? ऊष्मा और विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु कौन है? देखिएगा सोना, चांदी, तांबा, ग्रेफाइट। तो इसमें बच्चों सोना जो है सर्वाधिक, सॉरी सोना नहीं है, सोना नहीं, चांदी जो है सर्वाधिक ऊष्मा और विद्युत का सुचालक धातु है। सबसे अच्छा सुचालक धातु यानी करंट को प्रवाहित करने वाला धातु को है तो वो है चांदी। अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी का संकेत Ag होता है बच्चों, परमाणु संख्या 47 होता है, याद रखिएगा। सोना को तो बता दिया, सोना का संकेत Au होता है, परमाणु संख्या आपका 79 होता है। अच्छा, इसके लैटिन नाम भी हुआ करते हैं
चांदी का लैटिन नाम याद रखिएगा अर्जेंटम होता है बच्चों। चांदी का लैटिन नाम बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, अर्जेंटम होता है। सोना का औरम होता है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है बच्चों? औरम होता है। बाकी ऑप्शन की बात करें, तांबा, तांबा का संकेत Cu है, परमाणु संख्या 29 होता है। तांबा का लैटिन नाम की बात करें बच्चों, क्यूप्रम होता है। तांबा का लैटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम। और हाँ, ग्रेफाइट की बात करें तो देखिए ग्रेफाइट धातु है ही नहीं। ग्रेफाइट जबकि पूछा था कौन धातु, तो धातु जो है ग्रेफाइट है ही नहीं है, ये अधातु है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये विद्युत का सुचालक है। ये दुनिया का एकमात्र अधातु की कैटेगरी में आता है, तात्विक अधातु में, जो कि विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, पेंसिल में जो ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर सही गया होगा। 7 नंबर में आते हैं, सर्वाधिक कठोर धातु कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन है? और अधिकांश बच्चे इसको जो है गलत करते हैं। सर्वाधिक कठोर धातु है, ध्यान से सुनिए, धातु। हमें पता है उम्मीद के अनुसार, जैसा कि बच्चों में होता है अकबका करके आंसर दे देते हैं, तो हीरा मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। हीरा नहीं है, क्योंकि हीरा धातु है ही नहीं है बच्चों। हीरा क्या है? आधातु है। हीरा क्या है? आधातु है बच्चों। हीरा क्या है? आधातु है। पूछता सर्वाधिक कठोर आधातु कौन है, तब आपका आंसर हीरा होता। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कठोर धातु कौन है, तो कठोर धातु जो सर्वाधिक है आपका प्लेटिनम होता है बच्चों। क्या होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का संकेत Pt होता है। प्लेटिनम का संकेत बच्चों Pt होता है, परमाणु संख्या 78 होता है। प्लेटिनम का संकेत Pt, परमाणु संख्या 78 होता है बच्चों। प्लेटिनम जो है धातु है, ध्यान रखिएगा, धातु जो सर्वाधिक कठोर होता है, प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है। हीरा क्या है? आधातु है, जो दुनिया का सबसे अधिक कठोर पदार्थ भी है। पूछ ले सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा आंसर मार लिएगा। सर्वाधिक कठोर आधातु कौन है, तब भी हीरा ही आंसर मारिए। लेकिन धातु पूछ ले तब आपको प्लेटिनम को टिक करना है। लोहा की बात करें तो लोहा का संकेत आप लोग भली बातें जानते होंगे, Fe होता है। परमाणु संख्या इसका 26 होता है। इसका लैटिन नाम फेरम है बच्चों। क्या नाम है? फेरम। बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लोहा की प्राप्ति हमें बात्या भट्टी से होती है। लोहा की प्राप्ति किस भट्टी से होती है? वात्या भट्टी से होते हैं। बहुत सारी चीजें लोहा से संबंधित है धातु अधातु के चैप्टर में। वात्या भट्टी में किसके अयस्क का उपयोग किया जाता है, तो हेमाटाइट नामक अयस्क का उपयोग किया जाता है। किस धातु का अयस्क किया जाता है? लोहा का किस धातु का अयस्क? हेमाटाइट का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जानकारी मिलेगी। ये हमारा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा अभी कम ही पढ़ा ले रहे हैं। सर्वाधिक भारी धातु कौन है बच्चों? देखिएगा, सर्वाधिक भारी धातु की बात किया, सर्वाधिक भारी धातु की बात किया, लिथियम है, ऑस्मियम, एल्युमिनियम, सोना। तो कौन सा है? तो याद रखिएगा बच्चों, सर्वाधिक भारी धातु जो है ऑस्मियम है। सर्वाधिक भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। ऑस्मियम का संकेत OH होता है। ऑस्मियम सर्वाधिक भारी धातु है। सर्वाधिक हल्की धातु की बात करता तब लिथियम आंसर आता। सर्वाधिक हल्की धातु की बात करता तब आंसर लिथियम आता। एल्युमिनियम भी हल्का की कैटेगरी में आता है, लेकिन सर्वाधिक हल्का धातु नहीं है। ठीक है। और सोना तो भाई इसमें से ना तो हल्का है ना तो भारी है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक भारी धातु आपका ऑस्मियम है, सर्वाधिक हल्की धातु आपका लिथियम है। दोनों क्वेश्चन एक साथ। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? धातुओं के ऑक्साइड, तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति आप लोग सोच लिए होंगे क्षारीय होती है, या इसी को बोलते हैं बच्चों भास्मिक। इसी को क्या बोलते हैं? भास्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भास्मिक। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय या भास्मिक होता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको इंटरेस्टिंग जानकारी होनी चाहिए कि 2 धातु ऐसे हैं। कितने बच्चों? 2 धातु ऐसे हैं। कौन कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। कौन कौन बच्चों? एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हो गया। 2 धातु ऐसे हैं। 2 धातु ऐसे हैं। कौन कौन? जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, 2 धातु ऐसे हैं जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इन धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होना चाहिए तो कायदे से क्या? प्राकृतिक होना चाहिए, क्षारीय। लेकिन ये दोनों का दोनों द्विधर्मी होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? द्विधर्मी होते हैं। द्विधर्मी यानी क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी पूरी तरह से हमें क्लियर ही नहीं हुआ है कि कौन से कलर बढ़िया चल रहा है इस पे, इसलिए कभी कौन यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना करेंगे। चलिए, तो ध्यान रखिएगा द्विधर्मी में आपका कौन कौन आता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये द्विधर्मी है। द्विधर्मी का मतलब है तो धातु का ऑक्साइड, लेकिन होना चाहिए था केवल क्षारीय, लेकिन ये क्षारीय के साथ साथ अम्लीय भी होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा क्षारीय, या फिर इसी को बोलते हैं भास्मिक। दूसरा क्वेश्चन,
कौन से धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति द्विधर्मी होती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ये हमारा है अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, इसका सही आंसर दीजिएगा, अम्लीय होती है। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन यह अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी याद रखिएगा बच्चों। दो अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन बच्चों? नाइट्रस ऑक्साइड। ये दो ऐसे होते हैं जो कि अधातु के ऑक्साइड है, तो होना चाहिए कायदे से क्या? अम्लीय इसकी प्रकृति होनी चाहिए। इसकी प्रकृति कैसे होनी चाहिए? अम्लीय। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों का दोनों उदासीन प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं बच्चों? उदासीन प्रकृति के होते हैं। होना चाहिए अम्लीय लेकिन है उदासीन। तो याद रखिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। इसके पिछले क्वेश्चन में देखें, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। आधातु में याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय ना होकर के उदासीन है। धातु में याद रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय ना होकर के द्विधर्मी है। तो ये हमारा छोटा सा एक स्लाइड था बच्चों, जो कि हम आप लोगों के सामने छोटा सा फर्स्ट वीडियो हमारा है, जो कि हम इसको अपने घर पर बना रहे हैं। बाकी क्लास में तो बहुत सारा चीज पढ़ाई चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 क्वेश्चन देखे होंगे, और आपका 10 में 10 सही गया होगा। हम तो यही चाहेंगे कि आपका 10 में 10 सही जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको धन्यवाद।